नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 11th क्लास हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 5 है, जिसका नाम है यायावर साम्राज्य। इस चैप्टर को वैसे तो इस चैप्टर के ऊपर मैं एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोगों ने वीडियो को नहीं देखा है तो जरूर देखिए, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे काफ़ी लंबे समय बाद वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है लगभग मैंने 2 या 3 महीने पहले अपलोड किया था। इस सेकंड पार्ट लाने में काफ़ी ज़्यादा समय लग गया, क्योंकि 12th क्लास की वीडियो बनाने में मैं बिजी हो गया था। लगातार मैं 12th क्लास की वीडियोस बना रहा था। अब 11th क्लास की वीडियो भी आएगी। पॉलिटिकल साइंस के जो भी आपके चैप्टर बचे हुए हैं वो सभी चैप्टर करवाए जाएंगे। बाकी हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो अधिकांश सिलेबस आपका करवा दिया गया है ना। बस 5वां चैप्टर आप लोगों का रह गया है, वो भी मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ये इसके बाद एक और पार्ट आएगा, यानी कि 3 पार्ट में हम इस चैप्टर को समझ लेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक समझने वाले हैं, सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, वैसे तो टॉपिक थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, लेकिन मैं इस तरीके से आपको टॉपिक करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को आसानी से चीज़ें समझ में आ जाए। और आपको पता है कि रोशन सा स्टडी पॉइंट पे जिस टाइप का कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है, ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। कुछ यूनिक तरीके से आपको मैं हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट को समझा रहा हूँ। तो आप लोग यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। देखिए, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करने वाले चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियाँ, जो कि इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकांश बार पेपर में आता है। उसके बाद हम बात करेंगे मंगोल कौन थे, ठीक है, उनके पूरे जनजीवन की हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई मंगोलिया, मतलब जो ये मंगोल लोग हैं वो कहाँ के निवासी थे, यहाँ का भौगोलिक विशेषताएं क्या है ना, यहाँ का भूगोल हम समझेंगे। और जो मंगोल कबीला है उसकी विशेषता भी हम समझने वाले हैं। आखिर में हम बात करेंगे कि ये जो चीन की जो महान दीवार है, जिसको हम दुनिया के 7 अजूबों में भी गिनते हैं, आपको पता है ना, दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इस दीवार को क्यों बनाया गया था, चीन की महान दीवार को बनाने के क्या कारण थे, वो भी आप लोगों को इस वीडियो में समझने को मिलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक आप लोग जरूर देखें। चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां, यानी कि आपको पता है कि भाई चंगेज खान जो है वो पूरे मध्य एशिया और यूरोप का भी बहुत सारा भूभाग उसने जीता था, है ना। भारत पे भी हमला कर सकता था, लेकिन वो भारत नहीं आ पाया। अब देखिए, उसके पास कुछ तो भाई सैनिक विशेषताएं रही, उसकी सेना की कुछ तो विशेषता रही होगी, जिस कारण इतने सारे युद्ध को जीत पाया, है ना। तो इसमें हम सबसे पहला पॉइंट बताएंगे कि भाई इसके सेना के पास घुड़सवारी का कुशल अनुभव था, है ना। जो तुर्की, जो इसके पास जो सिपाही थे, घुड़सवार सिपाही थे, वो मंगोल भी थे और तुर्की कबीले के भी लोग थे। तो इसने इस कारण क्या हुआ, इसकी सेना को गति प्रदान हुई। और घुड़सवार सिपाही का मतलब यह है कि भाई जाहिर सी बात है आपकी सेना शक्तिशाली हो जाएगी। दूसरा, कुशल तीरंदाजी का अनुभव था इसकी सेना के पास, मतलब तीरंदाजी पे, घोड़े पे सवार होकर जो तीरंदाजी करते थे ना, उसका अद्भुत अनुभव था, बहुत ही खतरनाक अनुभव था इनके पास। क्योंकि ये अनुभव इनको, ये जो नॉलेज इनको मिला था, वो कब मिला था, जब ये जंगलों में शिकार करते थे। तो उस समय इन्होंने इस चीज़ को ग्रहण किया, इस चीज़ को अपनाया था, और इस कारण इनकी जो सेना है वो और ज़्यादा गतिशील और ज़्यादा तेज हो गई, ठीक है। तीसरा पॉइंट बताएंगे मौसम की जानकारी। भाई देखिए, मंगोल की जो सेना है ना, चंगेज खान की जो सेना, उसके पास मौसम की सही जानकारी थी। और मौसम की जानकारी होने के वजह से क्या था कि शीत ऋतु, जो मतलब खतरनाक शीत ऋतु के समय भी ये क्या कर सकते थे, सैनिक अभियान चला सकते थे, अपने दुश्मनों के ऊपर हमला कर सकते थे। और एक और पॉइंट बता दूं भाई, जो बर्फ से जमी जो नदियां थी ना, उसको राजमार्ग के रूप में इस्तेमाल किया करते थे। वो रास्ते, बहुत मतलब रास्ते के रूप में इस्तेमाल करते थे, उसको रास्ता बना के उस पर चला करते थे। तो इस कारण भी उनकी सेना जो है तेज हो गई। इसके अलावा घेराबंदी के बारे में, घेराबंदी की जो नीति थी चंगेज खान की, बहुत अच्छी थी। घेराबंदी में मतलब दूसरी सेना को कैसे घेरना है। और घेराबंदी नीति के कारण क्या था कि जो किले बंद जो शिविर थे, ठीक है, या किले बंद कोई भी नगर है, उसको भी क्या कर सकते थे, या जीत सकते थे, वहाँ पे भी आसानी से हमला कर सकते थे, वहाँ तक वो पहुँच सकते थे। तो घेराबंदी की नीति बहुत अच्छी थी चंगेज खान की। इसके अलावा इसकी जो इंजीनियर थी, उन्होंने क्या किया था, नफ्ता बमबारी की भी शुरुआत कर दी थी। इसके अलावा जो हल्के उपकरण होते हैं, यानी कि जो बम वगैरह होते हैं ना, हल्के फुल्के, वो भी इनके इंजीनियर ने बना लिए थे, चंगेज खान के इंजीनियर ने। तो इससे भी इसकी सेना को ज़्यादा शक्तिशाली मिली। और ये सारी चीज़ें दूसरी सेना के पास नहीं होती थी, तो जाहिर सी बात है कि दूसरी सेना पे क्या पड़ जाएंगे, भारी पड़ जाएंगे, है ना। तो ये चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियों में लगभग 5 से 6 पॉइंट आप बता सकते हैं। अब हम समझते हैं कि मंगोल कौन थे। अब देखिए, मंगोल जो है वो विभिन्न लोगों का समूह था, यानी कि अलग अलग लोगों का एक समुदाय था। और अगर हम पूर्वी दिशा की बात करें तो पूर्व में ये तातार, खितान और मंचू लोगों से संबंधित थे। ये इनके मतलब लोगों का नाम है, ठीक है, समुदाय का नाम हम कह सकते हैं। पश्चिम में इनका संबंध था तुर्की कबीले से, ठीक है। और तुर्की कबीले से संबंध इनका जो था वो भाषा का समानता होने के कारण, मतलब एक जैसी भाषा थी उनकी, तो इस कारण ये तुर्की कबीले से भी संबंधित थे। कुछ मंगोल पशुपालक थे, यानी कि पशु पालते थे, और कुछ शिकारी संग्राहक भी थे, यानी कि शिकार करके अपना जीवन यापन
करते थे। पशुपालक जो है वो क्या काम करेंगे भाई, भेड़ बकरी ऊंट है ना, इन सभी जानवर को पालते थे। दूसरी तरफ अगर हम शिकारी संग्रह की बात करें तो ये साइबेरिया के वनों में रहा करते थे। कहाँ पे रहते थे, साइबेरिया के वनों में। और ये पशुपालक लोगों की तुलना में गरीब हुआ करते थे, क्योंकि यार हमेशा इनको शिकार मिल नहीं पाता था। ठीक है, ये क्या करते थे, जो ग्रीष्म काल है उसमें बकरी के जानवरों की खाल का व्यापार किया करते थे, उनके खालों को बेचकर पैसे कमाते थे। अब देखिए मंगोल जो थे वो तंबू और जर में निवास करते थे, मतलब तंबू बना के रहते थे। जर यानी कि हम कह सकते हैं भाई पेड़ के नीचे घर बना के रहा करते थे, झोपड़ी वगैरह बना के रहते थे। अब देखिए मंगोल किस क्षेत्र के निवासी थे, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम बताएंगे कि मंगोल मध्य एशिया के स्टेपिज क्षेत्र के निवासी थे। स्टेपिज क्षेत्र मतलब क्या है, जो समतल मैदानी इलाका होता है ना, उसको हम स्टेपी बोलते हैं, है ना। तो ये कहा कि मध्य एशिया में जो स्टेपी मैदानी इलाके हैं वहाँ के निवासी थे। और ये इस समय का अगर हम बात करें तो मंगोलिया के नाम से हम इस इलाके को जानते हैं। अब हम बात करते हैं मंगोलिया का भूगोल, यानी कि जो मध्य एशिया का जो स्टेपी क्षेत्र है उसका भूगोल कैसा है। तो देखिए ये पूरा इलाका जो है सुंदर, बहुत ही सुंदर और मनोरम है ना। यहाँ की अगर हम बात करें तो भाई ये जो प्रदेश है लहरदार मैदानों से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम भाग में अलताई पहाड़ी है ना, और बर्फीली चोटियाँ है इसकी। दक्षिण भाग की अगर हम बात करें तो दक्षिण भाग में गोबी का शुष्क मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल का नाम है, जो कि शुष्क बिल्कुल ठंडा मरुस्थल है। इसके उत्तर और पश्चिम क्षेत्र में ओनोन एवं सेलेंगा नदी है, और यहाँ पे बर्फीले पहाड़ियों से निकले बहुत सारे झरने भी मौजूद है। पशुपालकों के लिए क्या है भाई, पशुपालक जो है पशुओं के चढ़ने के लिए यहाँ पे हरे भरे घास के मैदान है ना। और जो भी अनुकूल ऋतु जो होती है उसमें छोटे मोटे शिकार भी यहाँ पे उपलब्ध हो जाते हैं, तो शिकारी लोग भी अपना जीवन यापन यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ के अगर हम तापमान की बात करें तो पूरे साल तापमान एक समान ही रहता है, लेकिन शीत जो ज्यादातर समय यहाँ पे शीत ऋतु का रहता है, लेकिन छोटी अवधि ग्रीष्म ऋतु का भी यहाँ पे आता है। तो ये सब आप लोग भूगोल में बता सकते हैं, मंगोलिया का भूगोल कैसा है उसमें सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। अब बात करते हैं मंगोल कबीले की प्रमुख विशेषताएं क्या थी। देखिए मंगोल कबीले जो है उसमें अनेक प्रकार के जो जनजाति है वो सब शामिल थे इसमें, लेकिन भाषागत समानता के कारण ये सब आपस में जुड़े रहते थे। इसके अलावा हम बात करें तो आर्थिक संसाधनों के अभाव के कारण ये सब क्या थे, अनेक पितृपक्ष वंशों में विभाजित थे। ठीक है, पितृपक्ष वंश मतलब कि पिता के वंशों के आधार पर अलग अलग वर्गों में वंशों में बटे हुए थे। अब देखिए धनी परिवार बहुत ही विशालकाय हुआ करते थे, उनके पास अधिक संख्या में पशु और चारण भूमि होती थी, मतलब जहाँ पे पशु चर सकते थे। और स्थानीय राजनीति में क्या होता था कि उनका अधिक दबदबा भी होता था, इसलिए उनके अनेक अनुयायी हुआ करते थे। अनुयायी यानी कि उनके बहुत सारे चेले चपाटे। जाहिर सी बात है भाई, कोई धनी व्यक्ति है तो उसके पास तो बहुत सारे लोग होंगे, उसके साथ बहुत सारे लोग होंगे, तो उनके बहुत सारे अनुयायी चेले चपाटे हुआ करते थे, जो कि धनी परिवार हुआ करता था। देखो समय समय पर आने वाले प्राकृतिक आपदा और जो भी ज्यादा ठंड जब पड़ जाता था तो उस समय उनके पास जो भी सामान होता था वो खत्म हो जाता था, है ना। भंडारण जो है समाप्त हो गया। और इसके अलावा वर्षा ना होने की स्थिति में मैदानी इलाके में खेती भी नहीं हो पाती थी, सूखा पड़ जाता था पूरा। तो इसलिए उनको ना चारागाहों की खोज में, चारे की खोज में दूसरे जगह भटकना पड़ता था, इधर उधर घूमते रहते थे वो। और मंगोल कबीले के जो लोग थे आपस में लड़ते भी थे, उनके बीच में संघर्ष भी हुआ करता था। पशुधन प्राप्त करने के लिए वे क्या करते थे, लूट पाट भी किया करते थे। अब एक परिवार के लोग क्या करते थे, अपने आप को ज़्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए, है ना, दूसरे के ऊपर हमला करने के लिए शक्तिशाली कुलों से मित्रता कर लेते थे और एक परिसंघ बना लिया, है ना, अपना एक संघ बना लिया ताकि दूसरे कबीले के ऊपर हमला कर सके। तो जाहिर सी बात है कि भाई अभी भी यही होता है ना, शक्तिशाली व्यक्तियों से हम संबंध बनाने की कोशिश करते हैं ताकि अपने दुश्मनों को हरा सके, अपने दुश्मनों से आगे निकल सके। कोई बात हो गई तो उस समय उसका समाधान कर सके, इसलिए हम शक्तिशाली लोगों से मित्रता कर लेते हैं। तो मंगोल के जो लोग थे वो भी क्या करते थे, शक्तिशाली कुलों से मित्रता कर लिया करते थे। अब हम बात करते हैं चाइना के साथ इनके संबंध कैसे थे। देखिए चाइना के साथ इनके संबंध की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि चाइना में खेती अच्छी होती थी, लेकिन मंगोलिया में खेती नहीं हो सकती थी। यहाँ पे ज़्यादातर पशु है ना, शिकार करके आप अपना जीवन यापन कर सकते हो, पशुपालन कर सकते हो, लेकिन चाइना में खेती अच्छी होती थी, है ना। तो इस कारण वो क्या करते थे, मंगोलिया के लोग जो थे वो चाइना के साथ व्यापार किया करते थे, चीन के लोगों के साथ व्यापार करते थे। तो यायावर लोग जो थे, यायावर कबीले के जो लोग थे वो चाइना के साथ जो कृषि उत्पादन है और लोहे के जो उपकरण है उसका व्यापार किया करते थे। बदले में उनको क्या देंगे, वो घास के मैदानों में जो उन्होंने पशु जो शिकार किए हैं उनके खाल, है ना, या कुछ और पशु दूध दे दिया, या फिर जो भी हमें पशु से जो चीज़ें मांस है वो उनको दे दिया करते थे बदले में।
लेकिन इस व्यापार में कई बार तनाव का सामना करना पड़ता था, क्योंकि दोनों ही पक्ष बेहतर शर्त रखने की कोशिश करते थे, दोनों ही पक्ष ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते थे, तो इस कारण तनाव भी उत्पन्न हो जाता था। अब मंगोल के जो लोग हैं, मतलब यायावर लोग हैं, वो तो घुमक्का टाइप के थे। वो क्या करते थे, बार बार जो चीनी जो लोग हैं ना, उनके नगरों पर हमला बोल दिया, उनके सामान को लूट लिया और भाग गए जंगलों में, क्योंकि वो अस्त व्यस्त हो रखे थे, है ना। उनका जीवन अस्त व्यस्त था, उनको पता नहीं कहाँ रहना है, कहाँ पे निवास करना है, उनका कोई स्थायी घर भी नहीं हुआ करता था। तो इस कारण वो चाइना के जो व्यापारी है उनके सामान को लूट के भाग जाते थे। तो इनसे रक्षा के लिए क्या हुआ, चाइना के जो राजा थे उन्होंने लगभग 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से ही चाइना में घेराबंदी करवाना स्टार्ट कर दिया, है ना। किलेबंदी जिसको हम बोलते हैं, किले बनवा दे, ऊंचे दीवार बनवाना स्टार्ट कर दिया, ताकि ये मंगोल के जो लोग थे, यानी कि यायावर जो लोग थे, उनसे बचा जा सके, वो चाइना के ऊपर हमला ना करी। इसके लिए चाइना की जो दीवार है, चीन की जो महान दीवार है, उसको बनवाना शुरू किया। कब? 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, और ये काम लगभग 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक पूरा हो गया, और इस तरीके से चीन की महान दीवार बना दी गई थी। तो आपको पता चल गया भाई चीन की महान दीवार क्यों बनाई गई। ये जो यायावर लोग थे, उनके हमले से बचाने के लिए, उनके द्वारा जो भी लूटपाट चाइना में मचाया जाता था, नगरों को जो लूटा जाता था, उससे बचने के लिए चीन की महान दीवार बनाई गई थी। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने टॉपिक समझाने थे मैंने आप लोगों को समझा दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। भाई देखो यार, वीडियो बनाने में लगता है बहुत ज़्यादा मेहनत, है ना, और बदले में मेरे को कुछ नहीं मिलेगा तो वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आएगा। मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, मेरे को मालूम है, आप लोग कमेंट भी अच्छे करते हैं, मेरे को मालूम है, लेकिन आप लोग वीडियो को शेयर कम करते हैं। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया होगा, बहुत सारे स्टूडेंट ने बस वीडियो देख लिया और निकल गए। यार ऐसे मत करो। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे जब भी जाके मेरा चैनल ग्रो होगा, और मेरा चैनल ग्रो होगा तो मैं और अच्छा कंटेंट आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो आप लोग, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के बीच में, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर कर दो, जहाँ हो सके जिनको भी ज़रूरत है इस वीडियो की, उन तक पहुँचा दो बस यार इस वीडियो को, ठीक है। मिलता हूँ फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। अगली वीडियो का इंतजार जरूर करो भाई, बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। 3rd पार्ट में बहुत जल्दी लाऊंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा। हो सकता है कि 2 या 3 दिन में ही वो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँ, ठीक है। मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।